साउथ एशिया ग्लोबल के इस खास कार्यक्रम जीडीपी में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि पहले एपिसोड में जो बातें हुई थी कि आखिर जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी का किस पर प्रभाव पड़ता है, तो आज हम बात वहां तक पहुंची थी, महंगाई तक, और महंगाई किस तरह से किसी क्षेत्र को प्रभावित करता है और जीडीपी पर उसका क्या असर पड़ता है। आज हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि तीन क्षेत्र है, जैसे कि कृषि, उद्योग और सर्विस क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई और कहाँ उन्नति हुई, कहाँ गिरावट दर्ज की गई, इन सब का प्रभाव जीडीपी पे पड़ता है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज भी, क्योंकि बातचीत अधूरी रह गई थी, तो आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं भारत के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी। परिचय के मोहताज नहीं है, तमाम राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर इनका लाइव विश्लेषण चलता रहता है, और आज आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, और जो अर्थवित्त के जो आंकड़े हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं उनको सुलझाने के लिए। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया है कि जो हमारी बातचीत पहले एपिसोड में खत्म हुई थी, महंगाई तक आकर के रुक गई। समय अभाव के कारण हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सके, और इसलिए आज हम इस दूसरे एपिसोड में उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे कि एक कृषि क्षेत्र है, जीडीपी में उसका जो योगदान है 19.9%, 19.9% जो 2020-21 के जो आंकड़े हैं बताते हैं कि जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी। ऐसे में जब बात महंगाई तक आई थी, तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे पेट्रोल और डीजल के दामों की भी बात शुरू हुई थी कि लगातार महंगे होते जा रहे हैं, ऐसे में कृषि क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है? जी देखिए, कृषि क्षेत्र पे महंगाई का बहुत असर पड़ता है। सबसे पहले आपने बात की पेट्रोल और डीजल की। अब जी डीजल जो है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए लाइफलाइन की जगह है। देखिए, डीजल जो है ट्रैक्टर या और बहुत से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में डीजल डलता है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर उन्होंने अपना उत्पाद मंडी तक लेके जाना, उसके लिए डीजल। तो डीजल जो है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत रेलिवेंट। अच्छा, जब महंगाई बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है, तो खेती के अंदर जो इनपुट्स हैं वो महंगे होते हैं। दूसरा, हमारे किसान भाई बहुत से ऐसे हैं जो साथ में कुछ कर्मचारियों को जोड़ते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है, वो अल्टीमेटली वेज इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट होती है। जब लोगों के लिए खाना पीना महंगा हो जाएगा, जिंदगी महंगी हो जाएगी, तो वो दिहाड़ी ज्यादा मांगते हैं। तो जितनी लेबर वो इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ, वो महंगी हो जाती है। तो ओवरऑल किसान भाइयों के लिए महंगाई बहुत तकलीफ पैदा करती है। उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, डीजल की कॉस्ट उनके लिए बढ़ जाती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, हर तरीके से उनको इम्पैक्ट करती जी सर, एक प्रश्न और मन में बड़ा अजीब सा उठता है, वो ये है कि क्या जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, क्या उत्पाद के दाम भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं? आज तक का क्या रेशियो रहा है? बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा आपने, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, होता क्या है, बहुत से एग्रो प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो एमएसपी पे हैं। अब एमएसपी जो है उसका इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन तो हम जोड़ नहीं सकते। जो प्रोडक्ट बाजार में बेचे जाते हैं वहां क्या होता है, हमारा किसान भाई, हमारा अन्नदाता मेहनत करता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, असली मुनाफा कमाता है कौन? बिचौलिया, इंटरमीडिएट। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं जिससे काफी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है, 10 एक साल पहले की बात है। आलू आलू की पैदावार
बहुत ज्यादा हो गई। कोल्ड स्टोरेज वाला आलू रखने को तैयार नहीं था और हमारे किसान भाइयों को आलू सड़कों पे फेंकने पड़े थे। और उसके 3 महीने बाद ही हाउसवाइफ आलू को खरीद रही थी 24 रुपए रिटेल मार्केट में। यानी किसान भाई को, अन्नदाता को अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है वो आलू सड़कों में फेंकना पड़ रहा था। हाउसवाइफ ने से 3-4 महीने बाद खरीदा 24 रुपए का, तो मुनाफा किसके पास गया? इंटरमीडिएट के पास। तो मेरे हिसाब से उस तरीके से उनको उस रेशो में उत्पाद के वैल्यू नहीं मिलती। इसीलिए मुझसे बार बार, हालांकि आपको प्रश्न नहीं है, मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आप फार्म लॉस के बारे में क्या कहते हो। मेरा ये मानना है कि फार्म लॉस अल्टीमेटली हमारे अन्नदाता की मदद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस उसे मिलना शुरू हो जाएगा, अपने प्रोडक्ट का मार्केट रेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर उसकी इनपुट में इन्फ्लेशन है तो उसकी आउटपुट भी जो है इन्फ्लेटेड कॉस्ट में मिलेगी। तो वो जो इनपुट की इन्फ्लेशन है, जाहिर सी बात है उससे कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी है। तो कहीं ना कहीं महंगाई का उसे नुकसान नहीं होगा, मार्केट लिंक हो जाएगा। इसीलिए आज की तारीख में हमारे किसान भाई को महंगाई की मार ज्यादा पड़ती है, महंगाई का फायदा बहुत कम मिलता है। जी, महंगाई का फायदा किसानों को कम मिलता है और इसलिए उनकी स्थिति बराबर दयनीय होती जा रही है। तो सर, ये स्थिति उनकी दयनीय ना हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को ओवरऑल महंगाई के लिए, अब ये किसानों के लिए भी आ जाएगा, इन जनरल भी आ जाएगा, पेट्रोल और डीजल बहुत इंपॉर्टेंट, ये रादर बेस है इन्फ्लेशन का। बिकॉज डीजल पे देखिए आप, जितना खाने पीने का सामान मेरे आपके या जो हमारे देखने वाले दर्शकों के घर में इस्तेमाल होता है, दूध है, सब्जियां हैं, आटा, दाल, चावल, सब कुछ उस पर ट्रेवल करता है। डीजल के दाम बढ़ते ही सब कुछ महंगा हो जाता है। पेट्रोल की बात करें, सब जगह जो है लोगों के पास व्हीकल है, छोटे शहरों में टू व्हीलर सबने रखे हुए हैं। तो इन्फ्लेशन के अंदर पेट्रोल और डीजल बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, रादर बेस मैं तो मानूंगा इनको। अब इसके अंदर क्या है, कुछ तो क्रूड ऑयल ग्लोबल मार्केट में महंगा चल रहा है। ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, अभी $75 के आसपास चल रहा है पर बैरल के आसपास। लेकिन ज्यादा इंपैक्ट किस चीज का? ज्यादा इंपैक्ट इस चीज का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट वैट। पेट्रोल और डीजल पे दो तरह के टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज करती है। तो मेरे हिसाब से चाहे किसान भाई हो चाहे आम आदमी, उनको रिलीफ पहुंचाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सरकारों को इस समय सेंट्रल एक्साइज और वैट कम करना चाहिए, ताकि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो तो जो इन्फ्लेशन अभी हमने देखा, WPI इन्फ्लेशन 12.94 पॉइंट रही थी, वो काफी कम हो जाएगी, आम आदमी को उससे रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा इसमें आम आदमी को जी जी रिलीफ मिल जाएगा। जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी रहेगी और पुनः हम GDP के विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आकाश जिंदल जी, जो भारत के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं। सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पेट्रोल और डीजल की बात हो रही थी, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की आपने बात की, जहां क्रूड ऑयल का दाम $65 प्रति बैरल आपने बताया। लेकिन 2014 की बात करें, अब पेट्रोल डीजल की ही बात कर लेते हैं। सर, हमें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हिसाब किताब सरकार का है और क्या नहीं है। कि 2014 की बात करें तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का मूल्य $112 प्रति बैरल था, लेकिन जो पेट्रोल के दाम थे वो मात्र $70 था। आज आप बता रहे हैं कि मात्र $65 प्रति बैरल है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का मूल्य। 75 जी, तो $75 प्रति बैरल है। लेकिन अब देखिए 100 के पार चला गया, शतक लगा दिया ये पेट्रोल के दाम ने। आखिर ऐसा क्यों, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम मूल्य, अधिक मूल्य था, 2014 की बात मैं कर रहा हूं, तो उस समय
₹70 पेट्रोल था और आज $75 है प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम। तो आज ₹100 प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। ये हिसाब किताब हमारे समझ में नहीं आ रहा और नहीं आम जनता के समझ में आ रहा है, उसको समझना चाहेंगे जी। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट से जब भी हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी पड़ती है जी। तो उस समय डॉलर का रेट आज के मुकाबले काफी कम था, तो इसलिए जो इफेक्टिव रेट था वो डॉलर के हिसाब से हमें डॉलर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो इशू आ जाता है। दूसरा है सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज पिछले कुछ सालों में बार बार बढ़ाई गई, लगातार बढ़ाई गई है और लगातार इस सरकार के, बीजेपी सरकार का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बट इस सरकार के बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर्स से मैंने तमाम बड़े चैनल्स के शोज में ये सवाल पूछे हैं लाइव कि इतना ज्यादा सेंट्रल एक्साइज क्यों बढ़ाया जा रहा है। वो सेंट्रल एक्साइज जो बढ़ाया गया है मेरे हिसाब से सही नहीं है। सेंट्रल एक्साइज को कम करना चाहिए क्योंकि टैक्सेस बढ़ते हैं लगातार, इस वजह से जो है रेट महंगा होता है। ऑफ कोर्स डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से, क्योंकि डॉलर में परचेज करते थे तो कॉस्ट भी पहले से जो है महंगी है। अब इशू ये आ जाता है कि टैक्सेस को कम करने के लिए क्या किया जाए। अब मैं आपको फर्दर आगे बताता हूँ। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, मैं पिछवाड़ आपको कम से कम 500 शो गिना सकता हूँ तमाम बड़े चैनल पे, जहां मैंने रिक्वेस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आप टैक्सेस कम कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट से जब मेरे कांग्रेस के मित्र मेरे साथ होते थे तो उनसे कहा कि आप एग्जाम्पल सेट कीजिए, पंजाब और राजस्थान में कम कर दीजिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल पाएंगे। नहीं कम किया गया। अब बीजेपी के लास्ट रिजीम में ये कहा गया था कि इसको जीएसटी में ले आएंगे। अगर इसको जीएसटी में लाया जाता तो जीएसटी में मैक्सिमम स्लैब जो 28% है, तब भी जो पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाते, लेकिन अभी तक इसे जीएसटी में नहीं लाया गया। अब उसमें इशू ये आ जाता है, मैंने बीजेपी से भी पूछा है, कांग्रेस से भी पूछा है कि जीएसटी काउंसिल की अलग अलग मीटिंग हुई है, क्या मीटिंग में इसको एजेंडा रखा गया है, क्योंकि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट की वोट होती है, लेकिन आज की तारीख में क्लैरिटी नहीं आई। तो मेरे हिसाब से तो टैक्सेस कम किए जाए, या जो बीजेपी गवर्नमेंट के पिछले रजीम में कहा गया था इसे जीएसटी में लाया जाएगा तो जीएसटी में ले आए। तो टैक्सेस को कम करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, या जीएसटी में लाया जाए, इसको जीएसटी काउंसिल में अप्रूव करा। जी जी सर, एक बात और आते है कि अगर जो तेल के दाम कम हो, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो, तो क्या अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, इन्फ्लेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जहां तक जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ को कम करने के लिए इन्फ्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इसलिए इन्फ्लेशन अगर हम कम कर दें तो जीडीपी इमीडिएटली बढ़ जाएगी। देखिए होता क्या है, आम जनता को भी समझा दूं, जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो जनता का सारा पैसा आटा, दाल, रोटी, दूध में लग जाता है। तो उनका जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है, जैसे एक मल्टीप्लेक्स में जाकर पिक्चर देखना, नई पैंट शर्ट खरीदना, नया 2 व्हीलर खरीदना, उसके लिए पैसा नहीं रहता। इकोनॉमी किससे चलती है? इकोनॉमी कभी भी एसेंशियल आटा, दाल, चावल से नहीं चलती। इकोनॉमी चलती है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से। जब एक परिवार के पास इतना पैसा होता है कि वो कहते हैं कि महीने में एक बार मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाएंगे, 1500 रुपए खर्चेंगे। जब वो शॉपिंग करने जाते हैं 5000 रुपए की महीने में, या वो आउटिंग करने जाते हैं कि ठीक है आउटिंग के लिए जाते हैं अपने शहर से बाहर, 30,000 40,000 खर्चेंगे, उससे इकोनॉमी चलती है। अब इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि आपने खाने पीने पे खर्चा कर दिया और जीडीपी बढ़ेगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विश्वास जी आप तो नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज देखनी चाहिए तो नौकरियां। बेरोजगारी आप जानते हैं कितनी ज्यादा है, मई के अंदर 11.9% हो गई थी। तो आज की तारीख में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। आज लोगों के पास ना नौकरियां है ना इंक्रीमेंट है, तो हमें तो देश को चलाने के लिए जनता के पास नौकरियां भी होनी चाहिए और इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, तभी तो जनता जाके खर्चेगी। एक आदमी खर्चेगा, 50 आदमी कमाएंगे। जी जी सर, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पुनः एक बार वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हो रही थी जीडीपी पर, और जीडीपी में जो मूल्य हैं वस्तुओं के
वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, अगर जो वो कम हो जाते तो क्या होता, क्या जीडीपी पे असर पड़ता, क्या लोगों को रोजगार मिलता। तो इन सब चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आकाश जिंदल जी, जो भारत के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। जी, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि रोजगार की बात, रोजगार की बात आपने कही कि इस समय रोजगार भी नहीं है, लेकिन कृषि का जो क्षेत्र है उसमें करीब 40% लोग अपनी सेवाएं देते हैं, 40% मजदूरी करते हैं। जो भी सेवा क्षेत्र में जो भी लोग जाते हैं पूरा, तो उसमें 40% लोग सेवा देते हैं। लेकिन दिक्कत वहां पर एक चीज और आती है सर, वहां मजदूरी की जो आधारभूत, गांव में आप जाइए, यह ग्रामीण भारत है, तो वहां पुरुषों और महिलाओं में भेद होता है। पुरुषों की मजदूरी जो है वो ज्यादा होती है, और जो महिला मजदूर हैं उनकी मजदूरी सर वहां पर कम होती है। सवाल मेरा यह है कि क्या जिनकी मजदूरी कम होती है या जिनकी मजदूरी ज्यादा होती है, पुरुष पुरुष और महिला की एक समान मजदूरी नहीं होती गांव में, तो उसमें कौन सा जो पक्ष है वो जीडीपी के ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? क्या जिनको कम मजदूरी दी जाती है वो, या जो ज्यादा मजदूरी लेते हैं उन? जी, सिंपल सी बात है, जिसको जी ज्यादा मजदूरी मिलती है वो जी जीडीपी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। पहले तो ये बात, आपने जो बात रखी है बिल्कुल आपने फैक्ट रखा होगा, बट मेरे जी हिसाब से तो महिलाओं को इक्वलेंट मजदूरी मिलनी चाहिए। महिलाएं तो जी हमारे समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं जिस जी फील्ड जी में हूँ, फाइनेंस में, बहुत सी जी कामयाब महिलाएं हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो बट जी जी जीडीपी के अंदर अगर आप बात करें तो जीडीपी के अंदर जी जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसका जी कंट्रीब्यूशन जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा होगा, क्योंकि जब ज्यादा मजदूरी मिलेगी तो वो क्या है, महीने में एक नया शर्ट खरीदेगा, कुछ उसको जो है अपना जो है बाहर का खाना जो है थोड़ा बेटर क्वालिटी जी का खाएगा, कुछ हो जी सकता है सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाए, तो जहां भी जाए वो जी खर्चा करेंगे। जी चाहे जी उतना जी खर्चा नहीं करेंगे जितना शायद एक शहर की जी एफ्लुएंट फैमिली जी करेगी, लेकिन ज्यादा जी मजदूरी होगी कुछ ना कुछ खर्चा करेगा। जी तो वो खर्चा जो लेकिन है, ये तो जी, ये जो चीज है वो तो सेवा शर्तों से संबंधित है सर। लेकिन जहां अगर जो किसान की तरफ से देखा जाए तो वो उससे उत्पादन लागत उसका कम होता है। जैसे महिला अगर जो मजदूरी करती है, महिला मजदूर को अपने खेतों में काम के लिए लगाता है, तो उससे उत्पादन लागत कम होता है। तो क्या ये एक तरह से किसान का इससे फायदा होता है? तो क्या ये महिला को जो कम मजदूरी यहाँ पर दी जाती है, किसी महिलाओं को अगर जो कम मजदूरी मिलती है या दी जाती है, तो क्या ये जीडीपी में या उत्पाद के मूल्य में क्या ये कमी करता है? क्या ये किसी जीडीपी के ग्रोथ में सहायक होता है? देखिए उसको हम इस एंगल से ले सकते हैं कि आपकी अगर जी मजदूरी की कॉस्ट कम है तो जी आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बढ़ गई, वो जी जीडीपी तो वही रही, आपका मुनाफा। जी आपका जी कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपए आपकी उत्पादन कॉस्ट थी, पहले जी आपको जो है आपके प्रोडक्ट के 125 मिलते थे, अब आपकी उत्पादन कॉस्ट जो है 95 हो गई है। जी तो जी उससे पे तो फर्क नहीं आएगा। हाँ, ये है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना जी कहीं बढ़ जाएगी। तो वो जी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो खैर भेदभाव नहीं होना चाहिए महिला और पुरुषों में भेदभाव नहीं उस होना एंगल। चाहिए सर। हाँ, जी जी लेकिन जो तो है जी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जी जाती जी है। मेरा तो मानना है कि हमें ओवरऑल ही किसान भाई की इनकम बढ़ानी चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है ऑटोमेशन। आज जी तक जो बार बार मैं डिमांड करता आया हूँ मशीनीकरण, हमारे जी किसान भाई को हमें ऑटोमेशन में लेके आना है, इस तरीके से कि उसका हार्वेस्ट बढ़े, उसकी यील्ड बढ़े। अगर जी उसके पास 5 एकड़ है तो 5 एकड़ जी में ज्यादा से ज्यादा उत्पाद वो पैदा करे। यानी जी अगर वो उसका उत्पाद था ₹1,00,000 का, तो हम उस उत्पाद को 2 लाख का कैसे कर सकते हैं उस जमीन में। जमीन तो बढ़ा नहीं सकते हम, एक जी पिता जी के 3 हैं तो शायद तीनों में इक्वली बटेगी। एक शहर चला जी गया, 2 गांव रह गए, दोनों में इक्वली बटेगी। तो हम क्या जी कर सकते हैं, उसका उत्पाद बढ़ाए। दूसरा, किसान भाई की इनकम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सा उत्पाद हमारा नष्ट हो जाता है यहाँ पे, तो जी उसको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी दे। तीसरा, जी उसको रियल टाइम मार्केट प्राइसेस दें।
ये जो बहुत बार क्या होता है, इंटरमीडिएट खा जाते हैं, उसका मुनाफा ये ना हो, उसको रियल टाइम मार्केट प्राइसेस के बारे में अवेयर रखें। आज हमारे किसान भाइयों के पास भी मोबाइल है, तो उस मोबाइल के थ्रू उनको रियल टाइम डेटा अवेलेबल कराए, ताकि उनको मार्केट प्राइस अपने प्रोडक्ट की मिलती रहे। ये बहुत जरूरी है। तो इससे किसान की कमाई बढ़ जाएगी। किसान की कमाई बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, जो उसके साथ मजदूर भाई बहन है उनको भी ज्यादा अच्छा दे पाएगा। तो आई थिंक हमें टारगेट मेन रखना चाहिए कि किसान की कमाई कैसे बढ़ाए, और सरकार का टारगेट भी यही था कि किसानों की इनकम डबल करनी है हमें। जी। तो क्या लगता है आपको कि क्या जो सरकार ने कहा था कि हमें किसानों की इनकम डबल करनी है, उस क्षेत्र में सरकार क्या आगे बढ़ रही दिखाई दे रही है? देखिए, मेरे हिसाब से उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, बट उतनी एक्टिविटी अभी नहीं हो पाई है जिससे किसानों की इनकम हम डबल कर पाए। हाँ, ये जो नए एग्रीकल्चर बिल्स हैं, अगर प्रॉपर स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो किसानों की इनकम हम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, किसान अपना उत्पाद जहां उसे मार्केट प्राइस मिलता है वहां बेच पाएगा, वो बाउंड नहीं होगा उसी जगह बेचने में। फिर जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर वो करता है तो उसे पहले से पता होगा कि मेरे उत्पाद की क्या कीमत मिलनी है, तो पहले से अश्योर्ड है अपने प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में। साथ साथ इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर जब खेती में आएगा तो हमारे किसान भाई को आउटपुट बढ़ाने का मौका मिलेगा, हार्वेस्ट जो बढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी। देखिए, आज की तारीख में अगर हम पिछले 70 72 73 सालों की देखें, उस तरह की साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी खेती में नहीं गई है, क्योंकि सरकारें, हम सब जानते हैं, उस तरह के एफर्ट नहीं करती है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर आता तो किसान भाई के पास वो टेक्नोलॉजी होती, एक्सपर्टीज होती, नो हाउ होती, तो वो अपना जो है प्रोडक्ट बढ़ा लेता। तो कहीं ना कहीं मेरा तो ये मानना है कि ये जो नए एग्रीकल्चर बिल्स हैं, ये कमाई बढ़ाने में किसान भाई की मदद करेंगे। अभी जो है, इस सरकार ने कुछ कोशिश की है, कुछ इनकम बढ़ी है, पर जितना टारगेट था हमारा उतनी इनकम नहीं बढ़ पाई है किसान भाई। जी। तो कुल मिलाकर के अगर जो आप कृषि बिल की बात कर रहे हैं कि अगर जो कृषि बिल जो पास तो हो ही गया है, कुल मिलाकर के कृषि बिल जो सरकार जो किसान विरोध कर रहे हैं, अगर इस बिल को मान लें तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, फिर ये विरोध क्यों? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। पहले तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी रही है। जी जब किसान बिलों को लेके इश्यूज चल रहे थे दिसंबर जनवरी फरवरी में, लगातार मैं तमाम चैनल्स पे लाइव था। सरकार किसान भाइयों के सामने इन कानूनों के प्रैक्टिकल बेनिफिट ढंग से रख ही नहीं पाई। देखिए, सरकार की ड्यूटी थी कि हमारे किसान भाइयों को कम्युनिकेट किया जाए, उनके जी साथ बैठ के उनको बताया जाए। जी किसान नेताओं के साथ बैठे अच्छी बात है, किसानों के साथ बैठे क्या, किसान भाइयों के साथ बैठ के उनके गांव में, उनकी भाषा में, उनके सामने बैठ के उनसे कैलकुलेशन कराई होती कि भाई साहब ये जी देखो, इस तरीके से आपकी कमाई बढ़ने वाली है। उनको जी देखिए, अगर हम लोगों को कन्विंस कर देंगे, परसुएड कर देंगे, तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर जी उनको ये चीज हमने कन्वे कर दी कि हाँ भाई साहब देखिए आपके फायदे की चीज है, तो जाहिर सी बात हमारे साथ होंगे वो। अब कहीं ना कहीं वो जी चीज जी कन्वे उनको ढंग से नहीं हो पाई, कम्युनिकेट जी नहीं हो पाई। फिर आप जानते ही हैं कि ये मूवमेंट, हालांकि वो मेरा और आपका टॉपिक नहीं है, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है, ये मूवमेंट ने कुछ अलग ही शेप ले ली आगे बढ़ते जी हुए। जी तो जी वो जी जो 26 जनवरी को जो है, तो आई जी वॉज लाइव ऑन अ बिग चैनल, तो वो मूवमेंट जो है कुछ और ही जी शेप ले गया। तो वो खैर जी हमारा आपका टॉपिक नहीं है। तो बट मेरे जी हिसाब से किसानों को कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, उनकी भाषा में जाके बताना, बजाय ये सोचना कि किसान खुद समझ लेंगे, वो बहुत जरूरी था। एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला था। अच्छा, कुछ मिथ्स जी भी हैं, कुछ किसान भाइयों को मिसगाइड भी किया गया। किसी ने जाके कुछ जी किसान भाइयों को ये कह दिया कि आपकी जमीन पे कब्जा हो जाएगा, जबकि जी ऐसी चीज तो सरकार को कम्युनिकेट करना चाहिए थे कि भाइयों आपकी जी जमीन बिल्कुल सुरक्षित है, आपकी जमीन को कोई रिस्क नहीं, आपकी कमाई बढ़ाने का तरीका है। तो उनको जी कम्युनिकेट करने, उनको कम्युनिकेट ना कर पाना, कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोगों को या किसानों को ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये कृषि बिल क्या है, उन्हें भ्रम में रखा गया है। अंतिम क्वेश्चन के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी जो टिकैत जी हैं वहां पर बैठे हुए हैं, हमें नहीं लगता कि वो पूरी तरह से अनपढ़ हैं या फिर ये बातों को नहीं समझ पाते। तो सर, अगर इस तरह के किसान अगर इस तरह की बातें हैं तो ये लोग जो शिक्षित किसान हैं वो आखिर इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार को कम्युनिकेट करना चाहिए।
सरकार को रिप्रेजेंटेटिव भेजने चाहिए किसान भाइयों के पास, ताकि उनको बताया जाए, इन बिल्स को क्लैरिफाई किया जाए। जैसे मैंने कहा, बहुत से मिथ्स है ऐसे, बहुत सी भ्रांतियां ऐसे, उन भ्रांतियों को क्लैरिफाई किया जाए। देखिए, हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेंज है। वो एक सिस्टम सालों से चलता आ रहा था, तो उस सिस्टम को यूज थे। अब एकदम जब ट्रैक चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे उनको बताना, कन्विंस करना, साथ लेके चलना मेरे हिसाब से सरकार का दायित्व होना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छे बिल्स बनाए हैं, बिल्स में मैं सरकार की तारीफ करूंगा, लेकिन कम्युनिकेट करना भी उतना जरूरी है। देखिए, उनकी एक जनरेशन हो गई, क्योंकि मैं भी जो है आपको बताऊं, एक किसान का बेटा हूं। मैं भी अपने गांव में कुछ खेती करता हूं, और वहां किसानों के साथ मेरा भी जो है बातचीत होती है, संबंध है, उनके साथ उठता बैठता खाता पीता हूं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेट ही नहीं की गई है बातें। कम्युनिकेट की जाती, बताया जाता, देखिए अगर साथ लेके चलते तो मेरे हिसाब से कोई कहीं पे कोई इशू ही ना आता। अब जिस तरह के क्लैशेस हमने देखे, और बेहतर यही होगा कि सरकार अभी भी संभले और सबको साथ लेकर के चले कि किसानों की आय दुगनी हो और इस बिल को किसान माने। तो अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। फिर किसी एपिसोड में आपके साथ पूरी बातचीत होगी। आप हमारे साथ आए, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के आज हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, और इसमें जो भी कृषि के विकास के लिए जरूरी है, वो सरकार को करना चाहिए। किसानों को उन चीजों को भी मानना चाहिए जो सरकार कहती है कि ये आपके लिए लाभदायक है। उन्हें अपने तर्क की कसौटी पर जरूर कसें, लेकिन समस्याएं न पैदा हो। समस्याओं को दूर करके अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उस दिक्कत को, उस समस्या का समाधान भी कर लें। कुल मिलाकर के अगर जो कृषि में विकास होगा, देश का विकास होगा, 60% जनसंख्या का विकास होगा, और जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी, हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।